हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस एंड एनटीएससी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2018 एंड 2019। भाई पता है बड़ा समय हो गया, मालूम है कि थोड़ा एनटीएससी पे हम लोग शुरुआत में फोकस कर रहे थे, फिर उसके बाद में आपके 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स, अभी टर्म 2 जो है वो शुरू हो गए थे, उसकी भी तैयारी हमको करनी थी, समय से सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी, नहीं तो फिर आपको अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए थोड़े से उधर व्यस्त हो गए थे, लेकिन छोड़ के नहीं गए थे, है ना। और जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है, मैंने काफ़ी सारे मैं कमेंट्स देखते रहती हूँ, ऐसा लग रहा है बच्चों को शायद कि सोशल साइंस का एनटीएससी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचो। एनटीएससी का सोशल साइंस का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मुश्किल से 1 या 2 ही कंसेप्ट वीडियो हमारे बाकी है, जो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आपको जितना वो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना एनटीएससी सोशल साइंस का, वो पूरा कवर कर लेना है, ठीक है। अगर आप उतना कवर कर लेते हो ना, आपका सोशल साइंस का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 1 या 2 चीज़ें जो बाकी है हमारी, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और अब जो आपको मिलेंगे ना, वो कंटिन्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो आएंगे वो क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। एक चीज़ मैंने देखी है, जो मैंने पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह एनालाइज किया आप लोगों के लिए, तो उसमें ये काफ़ी हद तक पता चला है कि ना काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मतलब इजी क्वेश्चन ऐसे कि अगर आपने पढ़ा है ना, सोशल साइंस आपने पढ़ा है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इतना आपने अगर अच्छे से कवर कर लिया है ना, तो आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा। और 10th क्लास का तो आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। 9th और 10th सोशल साइंस का तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स कवर करने ही है, सारी चीज़ें बारीकी से याद करनी है। अभी हम देखेंगे ना 2018-19 का ये जो क्वेश्चन पेपर हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, तो इसके अंदर भी आप देखोगे कि आपकी 10th से रिलेटेड, 9th से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे, है ना। और भी हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी है ना, उसमें से भी क्वेश्चन मिले हुए इसके अंदर, ठीक है। तो आप उसको कुछ भी मत छोड़ना। कंसेप्ट वीडियो मैंने सारे आपको अच्छे से करवा दिए हैं, आप उनको कवर कर लो। बाकी है तो सिर्फ हमारे क्वेश्चन, और वो भी अभी हम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी एनटीएससी की डेट आई नहीं है ना। और क्वेश्चंस ऐसी चीज़ है ना कि फिर जल्दी भूल जाते हो आप लोग, तो हम लोग सोच रहे थे कि क्रैश कोर्स जैसा करेंगे, तो उसके अंदर ना आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस वगैरह करवाते रहेंगे लाइव लेकर, और आपके डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी वो डेट आ नहीं रही है, तो फिर हम जैसी ही डेट आएगी ना, उसके ही आसपास हम वो पूरा क्रैश कोर्स भी करेंगे, जिसमें आपके जो सारे हमारे एनटीएससी वाले टीचर्स हैं वो आपके लिए लाइव लेंगे, हम लोग आपके लिए लाइव लेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अब जो आपको मिलेंगे ना, अभी सलंग आपको जो वीडियोज़ मिलने वाले हैं वो क्वेश्चंस के ही मिलने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस के भरपूर वीडियो मिलेंगे, आप इनको सॉल्व करते चलो। बढ़िया से हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से कवर करते चलें। देखो कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपको उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बैठ जाते हैं, ठीक है। आप कब से हो रही है एनटीएससी के एग्जाम, कब से हो रही है, पूछ ही चुके होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, तो वो क्या ही बचा होगा, है ना। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लें जो आपको एग्जाम में आने वाले हो, है ना। अब वो स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप अपने स्टेट के पुराने ईयर के पेपर्स तो ज़रूर से निकाल लेना। मैं भी आपको प्रोवाइड करते चलूँगी, लेकिन आप अपनी तरफ से भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा हो गया है, मेरे को आप और बता दो मैम, तो आप ना, अगर आपको कुछ करना है या अच्छे से ही प्रिपरेशन अपनी और स्ट्रॉन्ग करनी है, तो रेफरेंस बुक वगैरह सारी कुछ छोड़ो, पुराने ईयर के पेपर जितने निकाल सकते हो, ठीक है, पुराने से पुराने साल के पेपर जितने निकाल सकते हो, रोज बैठो, 40 क्वेश्चन है सोशल साइंस के, और वो फटाफट सॉल्व करो। उसके आंसर जो नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, अपने को ये नहीं करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है, अभी नहीं, अभी जो नहीं बन रहा है ना उसका आंसर ढूंढो, सोचो कि इसका आंसर ऐसा क्यों है, अच्छा फिर याद करो कि कहाँ पे पढ़ा था, क्या था, किस में से आया है ना। फिर उन ऑप्शंस को लर्न करने की कोशिश करो। या अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ में तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, लेकिन हाँ वैसे सोशल साइंस में ऐसे कुछ लॉजिक वाली चीज़ें तो होती नहीं है, होती कहानियाँ ही हैं, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो मान लो अगर आपका कोई सा टॉपिक छूट गया है या आपको उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, तो आप सर्च कर लो, मेरे वीडियोज़ में देख लो, क्योंकि मैंने तो सारे वीडियोज़ बनाई दिए हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल सभी के, तो आप उसमें से भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं रेलेवेंट आंसर, तो और आप सर्च भी कर सकते हो, है ना। तो फिर उसको लर्न कर लेना कि इसका आंसर ये है, ठीक है, क्लियर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो, और हम भी चीज़ें जो है वो करते चलेंगे। चलो अब हम क्या करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखो एमसीक्यू सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सब्जेक्टिव एग्जाम में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको हर
एक चीज़ बारीकी से याद करनी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको स्मार्टनेस दिखानी होती है, ठीक है। अब जैसे वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, उस चैप्टर को आप पूरा याद करने की कोशिश करोगे या आपने याद भी कर लिया तो कुछ बड़ी बात नहीं कर ली, क्योंकि उसमें से चांसेस ही नहीं है, आएंगे तो बहुत ही कम आएंगे, आएंगे भी तो वो जो अलग अलग प्रैक्टिसेस की जाती है वाटर कंजर्वेशन की, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हमें पता होना चाहिए, वो पढ़ते पढ़ते समझ में आता है कि यार इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं बन सकते, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमको यही वाली चीज़ करनी है और यही वाली चीज़ समझनी है। MCQs जब भी सॉल्व करो तब देखो, या तो ऐसा हो कि MCQ पढ़ते से अपने को याद हो, हाँ इसका आंसर तो यही हो ना, फटाफट टिक कर दिया, ये एक अलग हो गया है ना, ये एक अलग चांस हो गया। एक चांस ऐसा हो सकता है कि यार अपने को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस अपन एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार ये ऑप्शन तो नहीं होगा आंसर, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा एक, तो उसको टिक कर दो, ठीक है। और ऑप्शंस अपने ऐसे होते हैं और चांसेस ऐसे होते हैं कि दो तो अपने को पक्का लग रहे हैं कि ये तो है ही नहीं, तो उनको हटा दो। दो में हमको कंफ्यूजन होता है कि यार ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो उसमें क्या करो, प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है कि 50-50% चांसेस है दोनों के सही होने के, है ना। तो फिर भगवान का नाम लो और टिक मार दो, ठीक है, कि मतलब हाँ उसमें भी प्रोबेबिलिटी देखो कि जो आपका गट कह रहा है ना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपका जो गट कह रहा है कि यार यही मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, तो फिर आप उसको टिक करो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं MCQ सॉल्व करने के। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे MCQ हमें पता हो, ये तो दिखती बात है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सभी कुछ याद होगा और आप फटफट से टिक कर लोगे, ऐसा होता नहीं है किसी के साथ। तो हमको स्मार्टनेस दिखानी है ऐसे केस में। अब वो भले आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप NTSC की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कुछ लगता है तो स्मार्टनेस, ठीक है। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर टिक मत करो, है ना। नेगेटिव मार्किंग है तो फिर तुक्का नहीं मारना, जो गेन किए नंबर वो भी कट जाएंगे, ठीक है। फिर तुक्का नहीं मारना अपने को, फिर तो अपने को छोड़ ही देना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर तो हम टिक कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज द डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड इन चाइल्ड। अच्छा, चाइल्ड में डेमोक्रेसी कब रिस्टोर हुई थी? 10th क्लास का है ये, है ना। चाइल्ड की डेमोक्रेसी का आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली किताब में पढ़ चुके हो, ठीक है। शुरुआत में ही आपको सीधे के सीधे ना डेट दी हुई है, सीधे के सीधे ईयर बताया हुआ है कि डेमोक्रेसी वाज फाइनली रिस्टोर्ड इन चाइल्ड इन 1988, ठीक है। ये ईयर तो मेरे को मेरी 10th क्लास से याद है, मतलब इतने अच्छे से याद है कि देखो, या तो फिर अच्छे से याद हो, है ना। अब ये ईयर में कुछ नहीं कर सकते, कुछ कुछ ईयर्स जो है वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो चाइल्ड की डेमोक्रेसी तो हमको पता है कि कब रिस्टोर हुई थी, 1988 में रिस्टोर हुई थी। आप में से किसी को नहीं मालूम ना तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, याद कर लो। चाइल्ड की डेमोक्रेसी कब रिस्टोर हुई थी? 1988 में चाइल्ड की डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई थी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, अगले पे आ जाते हैं। इसका आंसर क्या है? आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, ठीक, 1988, है ना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि अभी ये क्वेश्चंस मेरे साथ में करते चलो, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी भी, तो आप मेरे को कमेंट में बताना, है ना। आप मेरे को कमेंट में बताना। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है कि सारे आपको बनने चाहिए, ऐसा नहीं होगा पॉसिबल, लेकिन हाँ एक बार पढ़ने के बाद में फिर जरूर याद रहने चाहिए, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस, तो आप मेरे को इन्हीं में से पूछूंगी, आप मेरे को कमेंट्स में ऑप्शन जवाब देना, ठीक है। चीटिंग मत करना वहां पे जाके। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ऑपरेशनल मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबर्स हैं उनमें से इन कंट्रीज में से ऐसी कौन सी कंट्री है जो ऑपरेशनल मेंबर नहीं है, ठीक है। तो देखो कौन सी कंट्री ऑपरेशनल मेंबर है ये पता कर लेते हैं, तो जो नहीं है वो बच जाएगी, ठीक है। तो रशिया, चाइना और अमेरिका ये तो ऑपरेशनल मेंबर है, ये मेन मेंबर्स हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना अपना UN सिक्योरिटी काउंसिल, उसके जो ऑपरेशनल मेंबर्स है उसके अंदर रशिया, चाइना और US यानी कि अमेरिका जो है वो तो आता ही आता है। बचा कौन सा? जर्मनी। तो यहाँ पर हमारा जो नहीं है, यहाँ पे पूछा है ना इज नॉट एन ऑपरेशनल, नॉट वाले ऑप्शंस का तो अपने को बहुत अच्छे से ही ध्यान रखना है। नॉट वाले ऑप्शन मतलब नॉट वाले ऑप्शन है, यहाँ ऐसा मत करना कि ठीक है रशिया है तो रशिया टिक करके चले गए, नहीं। और ये चीज़ तो अपने को और अच्छे से ध्यान रह जाती है, भूलने वाली बात ही नहीं होती कि हम भूल गए कि वहाँ पे नॉट लिखा है, क्योंकि 3 ऑप्शन अपने को एक जैसे लगते हैं कि यार ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर, मतलब ये भी ऑपरेशनल मेंबर है, ये भी ऑपरेशनल मेंबर है, ये भी ऑपरेशनल मेंबर है। तो एक ऑड वन आउट को ही सिलेक्ट करोगे ना,
है ना। तो जर्मनी जो है वो क्या है, ऑपरेशनल मेंबर नहीं है ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी रुको, अभी घबराना मत, ऐसा मत सोचना कि यार ये तो कौन से आ गए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, बहुत इजी भी है और ये भी इजी है। वो नॉलेज अगर जिसको है उसको पता होगा, जिसको नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लो, ठीक है, अगली बार आए तो पता होना चाहिए, है ना। तो अभी से घबरा मत जाओ कि यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू तो मेंबर थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मेंबर थे, B.R. अम्बेडकर भी मेंबर थे, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर, है ना, महात्मा गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, और हमको यही बताना है कि इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो जो असेंबली हमारी पूरी बनाई गई थी ना, जिसके अंदर 299 मेंबर्स अराउंड थे, कि यार वो लोग सारे के सारे बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है, सबने अपने अपने मुद्दे रखे थे। वो असेंबली कौन सी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिज़ाइन किया था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर में महात्मा गांधी जो है वो मेंबर नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर जो है वो मेंबर थे। ठीक है, याद रहेगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following Secretary General said that US war on Iraq was not legal? ठीक है, US का वार, इराक के ऊपर जो US का वॉर हुआ है वो लीगल नहीं है, यानी कि इल्लीगल है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो आपको याद होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसके अंदर ना छोटे छोटे डब्बे हैं, ठीक है, उसमें से एक ही डब्बों में ये लिखा हुआ है, ठीक है, और नाम लिखा हुआ है कि कोफी ए एनन सेड दैट US वॉर ऑन इराक वाज नॉट लीगल। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, कोफी ए एनन। ये जो तीन हैं इन्होंने ऐसा नहीं बोला था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी किताबों में से ही निकाली हुई है ना। अब अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बार बार हर क्वेश्चन के बाद में बोलूँगी, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर देख लिया है और अगली बार दिखता है तो याद होना चाहिए कि क्या आंसर होगा। पक्का प्रॉमिस, याद रहेगा, कोफी ए एनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी व्हेन, प्रेसिडेंट कब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना, ये हमको बताना है कि प्रेसिडेंट कब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, उनमें से हमको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी तब डिक्लेयर कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर उनको ऐसा करने के लिए बोले। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है जब पार्लियामेंट उनको ऐसा करने के लिए बोले। तीसरा ऑप्शन दिया है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको लिखित में लिखकर बोले कि इमरजेंसी आपको डिक्लेयर कर देनी चाहिए, तब हो सकता है, या फिर होम मिनिस्टर उनको बोले कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। तो देखो यहाँ पर अपन ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। होम मिनिस्टर के बोलने से तो कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है कि होम मिनिस्टर बोलेंगे तो सिर्फ होम मिनिस्टर के कहने में मान जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के भी खाली प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ऐसा नहीं हो सकता, है ना, और पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के कहने पे भी ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, किसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के। जो प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो लिखित में अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करके बोलते हैं कि प्रेसिडेंट दिक्कत हो गई है, आपको इमरजेंसी जो है वो लागू कर देनी चाहिए या लगा देनी चाहिए, तब ही क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी। ठीक है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर होगा, आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज सी। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन राइटिंग एडवाइसेस हिम टू डू सो। ठीक, कोसोवो वाज अ प्रोविंस ऑफ डैश ट्राइब बिफोर द स्प्लिट। ठीक है, तो हमको बताना है कि कोसोवो किसका प्रोविंस था उसकी स्प्लिट होने के पहले। ठीक है, कोसोवो स्प्लिट नहीं हुआ था, उसके पहले किसका प्रोविंस वो था। ठीक है, तो इसका तो हमको
इसमें तो कोई तुक्का मारने वाली बात नहीं बनती है, ये तो हमको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। यूगोस्लाविया का प्रोविंस था कोसोवो, स्प्लिट के पहले। जब कोसोवो स्प्लिट नहीं हुआ था उसके पहले कोसोवो किसका प्रोविंस था? यूगोस्लाविया का प्रोविंस था। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज डी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ 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 चाइल्ड मेड डेमोक्रेसी किस ईयर में रिस्टोर हुई थी? ठीक है, ईयर मुझे कमेंट्स में बताना। चाइल्ड में किस ईयर में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वो आपको ऑप्शन में मुझे बताना है, और आपको बताना है कि किसने ऐसा बोला था कि यूएस का वार इराक पे जो है वो इलीगल है। इनका नाम बताना है आपको। ठीक है, और आपको क्या बताना है कि कोसोवो जो है वो स्प्लिट होने के पहले किसका प्रोविंस था, है ना। तो ये तीन तो है, आप सिंगल कमेंट में 3 आंसर आप अपने लिख के दे देना। ठीक है, और भी मैं आगे कंटिन्यू पूछते रहूंगी, है ना। मतलब पहली बार देखा है कोई दिक्कत नहीं बने अभी तक एक भी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं बना है कोई आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देख लिया है उसके बाद बनना चाहिए, है ना, उसके बाद याद रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज बोर्न आउट ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी? इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो कल्चरल एथनिसिटी के कारण और ज्योग्राफी के कारण जो है वो बना था? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है? तो ऐसा स्टेट है नागालैंड। ये आपको हमेशा याद रखना है कि नागालैंड ऐसा स्टेट है इंडिया में जो कल्चरल एथनिसिटी या फिर कहा जाए तो अपना ज्योग्राफी के कारण बॉर्न आउट हुआ था। ठीक है, समझ आई बात? तो आपको क्या लिखना है? नागालैंड लिखना है। आगे पूछते रहूंगी मैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको फिर से क्वेश्चन जो है वो बताना है ना। कौन कौन से, अच्छा आगे पूछते हैं, अभी रुको, अभी इकट्ठे नहीं हुए, है ना। आगे पूछते हैं, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, फिर पूछेंगे फिर से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, ये हमको बताना है। तो कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है? अमेटी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एसनेस्टी इंटरनेशनल या एफनेस्टी इंटरनेशनल? भाई ये तो कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने देने वाले हैं, इसमें आपका अगर स्पेलिंग का खेल अच्छा है तो आपको पता होगा, है ना। तो ये तो मतलब भले से क्वेश्चन नहीं भी बोलता ना, ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं भी बोलता और ऐसे ही एमनेस्टी, एफनेस्टी, एनएसटी लिखा होता तो हमको पता है कि वर्ड जो है वो एमनेस्टी होता है। कौन सा होता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल होता है। भले उसका रोल कुछ भी हो, लेकिन हमको मालूम है ना, इतना तो हमको मालूम है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल होता है। एमएटी, एसनेस्टी, एफनेस्टी कुछ भी नहीं होता, एमनेस्टी इंटरनेशनल होता है। और अब इस क्वेश्चन से ये भी पता चल गया कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट के लिए काम करता है। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट के लिए काम करता है वो कौन सा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, है ना। अब यहाँ पे ये ऐसे ऑप्शन दिए, लेकिन हो सकता है कि बाद में कभी वो एमनेस्टी और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दे, है ना, तो फिर हमको दिक्कत हो जाए। इसलिए हमको याद रख लेने का है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज बी। ठीक, What was लिवरे? लिवरे क्या है? हमको मालूम है, बहुत अच्छे से हम पढ़ के आए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, याद है कि नहीं है? लिवरे क्या है? क्या है लिवरे? अच्छा, इसका आंसर मैं नहीं बता रही, इसका आंसर आपको बताना है। बहुत इजी है ना। जो नहीं इजी है वो मैं बताऊं, मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को कितना याद है कि नहीं याद है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी मैंने पूरा वीडियो आपको करवाया है। तो लिवरे क्या है? फ्रांस की करेंसी है, फ्रांस का न्यूज़पेपर है, फ्रांस की मैगजीन है, या फिर फ्रांस का झंडा है? बताओ, ऑप्शन में बताना। ठीक है, अब मैं इसको ना फटाफट जम कर दूंगी, ठीक है ना। अब देखा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर हाँ आपको अपना आंसर बताना है कि ये जो लिवरे हैं ये क्या है। ठीक है, मतलब फ्रांस की क्या है? जो भी ऑप्शन हमने देखे हैं वो आपको कमेंट्स के अंदर बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु ग्रांटेड सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट इंडिया कंपनी? है ना, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट से, यानी कि ईस्ट वाली साइड से ट्रेड करने के अधिकार दिए थे? तो ये वाली बात तो है, हजार बार हमने कितनी बार नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है, कितनी बार मैंने आपको ये वाली कहानी सुनाई है कि एक चार्टर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ तुम भी ट्रेड करो ईस्ट वाली साइड से, है ना, क्योंकि पोर्टुगीज, स्पेनिश,
है ना फ्रेंड्स, ये लोग उस रूट से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे, है ना। तो किसने ऐसा रियलाइज किया कि यार इन लोग को भी भेजना चाहिए? क्वीन एलिजाबेथ वन ने ये डिसाइड किया कि एक चार्टर लागू किया जाए और मेंबर्स को भेजा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा जाए टू ट्रेड विथ ईस्ट। ठीक है, याद रहेगा, 1-2 में कंफ्यूज तो नहीं हो गए, एलिजाबेथ 1 है ना। इन विच कांग्रेस सेशन नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड? कौन से कांग्रेस सेशन में नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया था? तो हमने देखा था, हमने समझा था बहुत अच्छे से, है ना, कि 2 सेशन थे, एक तो अपना नागपुर वाला, एक अपना मद्रास वाला। ठीक है, तो कौन से सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट किया गया था? तो नागपुर वाला जो सेशन था ना 1920 का, ठीक है, नागपुर वाला सेशन जो था 1920 का, उसके अंदर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया था। सितंबर 1920 में स्टार्टिंग हुई थी, दिसंबर 1920 में पक्के से अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो नागपुर वाला सेशन था। ठीक है, कौन सा सेशन था? ना अहमदाबाद, ना कोलकाता, ना अमृतसर, नागपुर वाला सेशन था। इवन ये चीज आपको मैप पे प्लॉटिंग करने के लिए भी आती है 10th क्लास के लिए, है ना। तो ये तो अपने को याद रखना ही रखना है। आंसर चेक कर ले, आंसर इज डी। The first modern novel published in Malayalam in the year 1889 was? कौन सी ऐसी नॉवेल है जो कि मलयालम में, पहली नॉवेल जो है वो मलयालम में पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1889? नाम हमको बताना है। तो वो नॉवेल जो है वो है इंदु लेखा। कौन सी नॉवेल है? इंदु लेखा, भृंगराज ऑयल मसाज। एडवर्टाइजमेंट देखा है कि नहीं किसी ने, है ना, लेकिन याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छी नॉवेल है, पढ़ने लायक नॉवेल है, पहली मॉडर्न नॉवेल है जो कि पब्लिश की गई थी मलयालम में इन द ईयर 1889, है ना। कौन सी वो नॉवेल थी? इंदु लेखा। ठीक है, क्लियर है, याद रख पाओगे, है ना। तो वो उसका आंसर किसी ने दिया है कि नहीं दिया है कि लिवरे क्या था, है ना। अब अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन बताओ कि चलो पूछते हैं कि किसने चार्टर दिया था, किसने अलाउ किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट से ट्रेड करने के लिए? वो नाम बताना, है ना। और क्या बता सकते हो आप? हाँ, प्रेसिडेंट किसके साथ में मिलकर या फिर किसकी एडवाइस पर इमरजेंसी जो है वो लागू करते हैं, वो चीज़ बताना, है ना। ये 2 क्वेश्चन बताओ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कमेंट्स में दिखने चाहिए। ठीक है, मतलब मैं ये वही आपको कह रही हूँ बार बार कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अपने को पहली बार में ही सारे क्वेश्चन आए, लेकिन हम प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे देखने के बाद में अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो तब आपको नहीं भूलना है ना। तो इसलिए मैं आगे भी बढ़ के वापस पुराने वाले क्वेश्चन पूछूंगी ताकि आपको याद रहे। बेईमानी मत करना, है ना, पीछे जाके मत देखना, बेईमानी मत करना, ईमानदारी से बताना। द पेंटिंग दमयंती वॉज मेड बाय, ये दमयंती वाली जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी, ये हमको बताना है। तो ये आपकी हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। राजा रवि वर्मा जो थे उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। दमयंती पेंटिंग जो है वो राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। ठीक है, याद रहेगा, राजा रवि वर्मा ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? दमयंती जो है वो पेंटिंग बनाई थी। अच्छा वो नाम बताओ, आप वो नाम बताओ कि भारत माता का जो एस्थेटिक फिगर है, यानी कि भारत माता का ऐसा इमेज जिसके अंदर वो काम कंपोस्ट काफ़ी एस्थेटिक दिख रही है, वो वाली इमेज किसने बनाई थी? ठीक है, ये मुझे कमेंट्स में बताना। कमेंट्स के अंदर ना क्वेश्चन, इतने दिन से पीछे पड़े थे ना, एनटीएससी का वीडियो लेके आओ, एनटीएससी का वीडियो लेके आओ। अब इंटरेक्शन दिखना चाहिए मेरे को, उसी हिसाब से फिर मैं अगला वाला वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, भले आप ढूंढ के बताओ, कैसे बताओ, एक बार ढूंढ लोगे ना, अगर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, तो ढूंढ लोगे तो याद रहेगा हमेशा दिमाग में। ठीक है, पहले तो जोर लगाने की कोशिश करो कि याद आए, लेकिन नहीं आ रहा है तो ढूंढ लो। ठीक है, बताना मुझे कि किसने वो वाली इमेज बनाई थी भारत माता की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया? ये ईयर तो याद ही होना चाहिए, है ना, साइमन कमीशन वाला ईयर तो हमको याद ही होना चाहिए कि कब इंडिया में आया था। 1928 में इंडिया में साइमन कमीशन अराइव हुआ था, और फिर उसके बाद में उनको नारे लगा के, गो बैक साइमन के नारे लगा के वापस भेज दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? 1928। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रिंडरपेस्ट इज द टर्म यूज्ड फॉर, रिंडरपेस्ट क्या है ना, किसके लिए ये टर्म यूज की गई है? तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर, जिसमें कि
अफ्रीका जो है उसको कॉन्कर करने की बात हुई थी। अफ्रीका काफ़ी आइसोलेटेड था, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स यूरोपियंस को पता चला कि यार अफ्रीका में तो जो है वो काफ़ी बढ़िया मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ के लोगों को अपन प्लांटेशन वगैरह वहाँ पे लगाते हैं और यहाँ के लोगों को लेबर की तरह काम कराते हैं इसके ऊपर। लेकिन अफ्रीका के लोग लेबर बनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको शुरुआत से वो अपनी खेती बाड़ी करते थे, अपनी कैटल से प्यार करते थे और अपना कमाते और खाते थे। तो वो लेबर क्यों बनेंगे वो लेबर, जब उनके पास में उनकी खुद की कमाई है तो, है ना। तो यूरोपियंस ने बहुत सारी चालें चली जिससे कि कहीं ना कहीं लेबर बन जाए वो लोग, पर नहीं बन रहे थे। फाइनली यूरोपियंस ने क्या सोचा कि जो जड़ है वो क्या है, इनकी कैटल। अगर कैटल मर जाती हैं, कैटल खत्म हो जाती है, तो अपने आप इनको लेबर बनना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा प्लांटेशन पे कमाने के लिए, तो है ना। तो इन्होंने क्या किया, रिंडरपेस्ट छोड़ा, एक इन्फेक्टेड कैटल छोड़ी जिसको रिंडरपेस्ट था। रिंडरपेस्ट जो है वो कैटल की एक डिसीज है, वो रिंडरपेस्ट उस कैटल को था, उसको वहाँ पे ले जाकर जो है वो साउथ अफ्रीका में जो है वो छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ा ना, तो वो कैटल पेस्ट जो है या रिंडर पेस्ट जो है वो कैटल में एकदम फॉरेस्ट फायर की तरह फैल। फॉरेस्ट फायर जंगलों में कैसे आग लगती है, एक पेड़ से पहुंची तो फट 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 सारे पेड़ों में आग लग जाती है, ऐसे फॉरेस्ट फायर की तरह कैटल प्लैग जो है या फिर जो रिंडर पेस्ट है वो सारी की सारी कैटल्स में फैला। और जब तक कैटल जो है वो साउथ अफ्रीका तक पहुंची, तब तक तो मतलब केप तक पहुंची, तब तक तो 90% कैटल जो है वो मर चुकी थी अफ्रीका की। और इस तरीके से यूरोपियंस ने अफ्रीकन रीजन को जो है वो कॉन्कर किया और उनको लेबर बनाया। ठीक है, तो रिंडरपेस्ट क्या है, एक कैटल डिसीज है। क्या है, कैटल डिसीज है। इंडेंजर्ड लेबर तो है नहीं, मास प्रोडक्शन भी फैक्ट्री में नहीं है। इंडेंजर्ड लेबर के नाम तो आपको पता ही होंगे, शिव नारायण वगैरह और ये सब। और मास प्रोडक्शन जो है वो फैक्ट्री में उधर के टाइम पे क्या था, वो कन्वेयर बेल्ट वाली स्टोरी है अपनी, है ना। मिसिंग कैटल जैसी कोई स्टोरी अभी है नहीं। ठीक है, तो कैटल डिसीज है रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आंसर हमारा सही है ना। गुसिसिपी गैरिबाल्डी वॉज अ फेमस फ्रीडम फाइटर ऑफ। गुसिसिपी गैरिबाल्डी कौन से देश के फेमस फ्रीडम फाइटर थे, ये हमको बताना है। जर्मनी, पोलैंड, आयरन, इटली। अरे इटली के मालूम है, ये तो हमको बहुत अच्छे से। गुसिसिपी गैरिबाल्डी के बारे में तो हम जानते हैं, दो लीडर थे, एक कावूर और एक गुसिसिपी गैरिबाल्डी, है ना। तो और भी बहुत सारे लीडर थे जो हमने पढ़े थे इटली वाले टाइम पे, है ना। तो उसके अंदर एक गुसिसिपी गैरिबाल्डी भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े फेमस फाइटर थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि इटली को क्या कर सके, यूनिफाई करवा सके, है ना। लेकिन फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, वो देखा था हमने, बहुत सारा कुछ पढ़ा था। तो इटली के थे, ठीक है। फेमस फाइटर किसके थे, इटली के थे, काफी यंग थे, है ना। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, गुडेम रिबेलियन वाज लेड बाय। गुडेम रिबेलियन याद है कि नहीं याद है, कि मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है और गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, गिव अप ड्रिंकिंग करवाते हैं लोगों से, लेकिन कहते हैं कि नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा भैया, करना तो वायलेंस ही पड़ेगा, है ना। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स पे रिबेलियन शुरू किया था, याद है कि नहीं याद है, जो एक फोक फिगर की तरह उभर के आए थे, है ना। रिबेलियन इन कंट्री साइड याद होगा आपको, ठीक है, ट्राइबल एरियाज वाला किस्सा, है ना। तो क्या बाबा रामचंद्र थे, नहीं, बाबा रामचंद्र ने तो अवध वाली साइड में वो किया था, है ना। ठीक है, तो अवध वाली साइड में क्या था, जवाहरलाल नेहरू तो फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी भी फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो अलूरी सीताराम राजू ऐसे भी आप टिक कर सकते हो, और ऐसे अलूरी सीताराम राजू तो नाम रहना ही चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग था, मजा आया था वो वाला पार्ट पढ़ने में तो अपने को, है ना। नेशनलिज्म इन इंडिया में ही बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बुक। ऑप्शन तो अच्छे दिए हुए हैं, सीधे ही टिक कर सकते हैं हम, रूसो, क्योंकि 3 नाम थे, है ना। 3 नाम थे जिसमें से रूसो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर वो 2 नाम और दिए होते तो हमको कंफ्यूजन होता, बाकी अभी तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जीन जैक रूसो ने लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। बाकी 2 लोगों ने भी कौन सी किताब लिखी थी ये बताना आप, क्योंकि ना ये किताब के ऊपर काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो बाकी के जो 2 लोग हैं, 3 लोग थे ना, है ना। ये किसके अंदर है, अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले में हमने पढ़ा था, 3 लोग हैं अपने, उन्होंने ये अलग अलग किताबें जो है वो लिखी थी। तो एक ने, ये रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी, ठीक है। बाकी 2 और है, तो उनका नाम और उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ढूंढ के बताना, कोई बात नहीं, भूल गए हो तो ढूंढ के बताना, लेकिन बताना जरूर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सही है अपना आंसर, है ना, रूसो। द प्रिंसिपल ऑफ गार्डन सिटी वॉज डेवलप्ड बाय। ये जो गार्डन सिटी का प्रिंसिपल है ये किसने डेवलप किया था, तो ये डेवलप किया था एबेनेजर होवर्ड ने, ठीक है, याद कर लो,
एबेनेज़र होवर्ड ने गार्डन सिटी का कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। Which of the following organization looks after the credit need of agriculture and rural development in India? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रूरल डेवलपमेंट और रूरल एरियाज की क्रेडिट की ज़रूरतों को नज़र देखता है, मतलब देखता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, संभालता है। तो क्या FCI देखता है या IDBI देखता है या SBI देखता है? नहीं, नाबार्ड देखता है। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म ही इसका ये है। ठीक है, नाबार्ड देखता है। नाबार्ड क्या करता है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट लुक्स आफ्टर क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। क्यों बनाया गया था ये? ताकि रूरल एरियाज में फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम इंटरेस्ट पे लोन जो है वो दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सही अपना आंसर है ना, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मेनी फेजेज आर देयर इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने फेजेस होते हैं? तो एक जनरल फेज होता है, एक डिपोजिशन होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। ठीक है, ये 3 फेज जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो 3 फेज होंगे, नाम याद रखना, नाम के ऊपर भी आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन। Which of the following is considered as social infrastructure? इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है? ठीक है, मतलब समाज के लिए बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, एनर्जी या कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है एजुकेशन है ना, सामाजिक रूप के लिए बनाया गया है ना, समाज को फ्रेम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे ही समझदारी से ही टिक कर सकते हो, है ना, तो उसमें ही आपके नंबर काफी हद तक बच जाएंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? तो मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब जहां पर एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो की जाए सेम फील्ड पे। ठीक है, एक ही साल में सेम फील्ड पे एक से ज्यादा ग्रो की जाए। अब ये ऑप्शन हम देख लेते हैं किसके अंदर हमको मिल रहा है। मल्टीपल क्रॉपिंग तो ये चीज होती है। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, नहीं है ना, ये कैसा ऑप्शन है? कल्टीवेशन ऑफ 2 क्रॉप इन ऑल्टरनेट रोज, नहीं। कल्टिवेटिंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ऑफ लैंड इन अ ईयर, बिल्कुल सही। कल्टिवेटिंग क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल साइमल्टेनियसली, नो, है ना। तो देखो ऐसा करना कि कई बार अपने को ऐसा दिख जाता है ना कि पहले दूसरे में ये ऑप्शन दिख जाए, उसको हम समझते हैं कि टिक करके छोड़ देते हैं और अगले ऑप्शन देखते ही नहीं। ऐसी गलती मत करना, एक बार ऑप्शन सारे पढ़ लेना। कई बार होता है कि हम जैसे मान लो यहाँ पर 2 ऑप्शन में ऐसे दे दे कि कल्टिवेटिंग मोर देन 1 क्रॉप इन अ ईयर, है ना, और हमने फट से टिक कर दिया। ठीक है, पता चला लास्ट में अच्छे से ऑप्शन दिया हुआ है कल्टिवेटिंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन अ ईयर, है ना, तो आपको उसको टिक करना रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। क्या है आंसर? सी। ठीक है, लिखते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू द डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन क्या है? तो डेथ ऑफ चाइल्ड है पहली बात तो, मोर्टेलिटी मतलब डेथ होता है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट ऑफ चाइल्ड, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, है ना। तो इन्फेंट जो होते हैं वो 1 साल से कम के ही बच्चे होते हैं, 1 साल से बड़े बच्चों को आप इन्फेंट नहीं कहते, है ना। तो ऑप्शन में जाहिर सी बात है 2, 3, 4 साल तो आना ही नहीं है। ठीक है, क्या आएगा? 1 ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो बच्चों की मृत्यु 1 साल से कम, मतलब 1 साल के होते नहीं है उसके पहले ही हो जाती है, वही क्या कहलाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? आंसर क्या है हमारा? सही, ए। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड? कौन से साल में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1975 में 2 अक्टूबर को। ठीक है, 1975 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी, 2 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस की गई थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसके अंदर चाइल्ड के डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है और भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली जाती है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज, प्लानिंग कमीशन के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? सबसे पहले चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, वही अपनी जो प्लानिंग कमीशन बिठाया गया था ना, उनके पहले चेयरमैन कौन थे? हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो जवाहरलाल नेहरू। अब इसके साथ में बताओ हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
है ना, छोड़ के आए ना हम पहले वाला क्वेश्चन, देख के आए मतलब कवर करके आए, बताना आंसर, है ना। और एक और चीज़ बताना पुराने वाले क्वेश्चन में से जो हमने कवर की है कि कौन सा बैंक जो है वो रूरल डेवलपमेंट के बारे में ध्यान रखता है, ठीक है, वो बैंक का नाम बताना, है ना। रिवाइज करते चलो साथ साथ में, तो भूलेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। What % ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय माउंटेन्स, ठीक है, इंडिया के कितना टोटल सरफेस एरिया जो है वो माउंटेन्स के द्वारा कवर्ड है। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपको ये चीज़ बताई हुई है 47% तो जो है नहीं 43% जो है वो कौन करता है कवर, अपना प्लेन, ठीक है, 30% जो है वो माउंटेन कवर करते हैं और 27% जो है वो प्लेट्यूज कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको किसके बारे में बताना है, माउंटेन्स के बारे में बताना है। तो माउंटेन्स 33, 35, 30, 25, तो 30 है ना, 30% डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इधर वाले पैराग्राफ में, ऊपर ही है ना, ठीक है। तो 30%, क्लास 10th रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। विच मिनरल्स हैज एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, लो पावर लॉस फैक्टर एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। इनमें से ऐसी प्रॉपर्टीज किसकी है, तो ये हम पढ़ के आए हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में। जब हम मिक्का के बारे में पढ़ते हैं तब ये डायरेक्ट लाइंस दी हुई है कि ये ऐसा मिनरल है जिसकी एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, लो पावर लॉस फैक्टर है और रेजिस्टेंस देता है हाई वोल्टेज को, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, मिक्का, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, सब में हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। और जॉइंट सेक्टर में आपको नाम दिया हुआ है ऑयल का, ठीक है, किसका नाम दिया हुआ है, ऑयल, ठीक है। ऑयल तो आपको हमेशा याद रखना है, जॉइंट सेक्टर का नाम आए और ऑयल टिक मार्क कर देना फटाफट से, ठीक है। तो ऑयल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज। इनमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज मतलब कि जब आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे कुछ सामान पहुंचाना है ना, तो अब यहाँ से आपने ट्रेन में पहुंचाया, ट्रेन से फिर आपने ट्रक में किया, ट्रक से फिर आपने आगे पहुंचाया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। और जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसशिपमेंट मतलब एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफ़र कर रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, धुल जाता है, इवोपोरेट हो जाता है ना, कई बार डिलेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कौन कवर करता है, तो इस चीज़ को कवर करता है पाइपलाइंस। ये पाइपलाइंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम पढ़ के आए हैं इसके बारे में भी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, कि पाइपलाइंस जो है वो पहले से वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद में हमने इसको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह को भी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक जगह शुरुआती जगह से पाइपलाइन शुरू होती है और मेन डेस्टिनेशन तक जाती है, सीधे यहाँ से ट्रांसफ़र करो तो वहाँ तक, बीच में कुछ आपको ट्रांसफ़र या शिफ्ट करने की या शिपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाइपलाइंस हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड को भी स्लरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज ऑन द इक्वेटर। इनमें से कौन सा लेक जो है वो इक्वेटर पे लाई करता है, ठीक है। तो हमने देखा ना कि अर्थ होती है, अर्थ के सेंटर में क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो अब जो पोजीशन इक्वेटर पे आती है ना, तो अब यहाँ पर एक इक्वेटर पे एक लेक है, इनमें से जो इक्वेटर पे लाई करता है, ठीक है। तो अफ्रीका जो अपना कॉन्टिनेंट है ना, उसका एक लेक है, लेक विक्टोरिया, वो इक्वेटर पे लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा, लेक विक्टोरिया, इट लाइज ऑन इक्वेटर, ठीक है। अफ्रीका के अंदर है ये, है ना। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक आर नोन एज, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं डून्स। क्या बोलते हैं, डून्स बोला जाता है, ठीक है। वो 3 रेंजेस है ना, हमारी जो ऊपर पर्वत है सारे, उसकी 3 रेंजेस है, सबसे ऊपर वाली, फिर बीच वाली और लास्ट में शिवालिक। तो ये कह रहे हैं कि जो लेसर हिमालय, एक तो ऊपर वाली फिर बीच वाली, तो जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैलीज आती है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको डून्स कहा जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था जब हमने वो वाले चैप्टर कंप्लीट किए थे हमारे ज्योग्राफी वाले, है ना।
इन विंटर्स द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम विच सी, विंटर्स में वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो कौन से सी में से निकलते हैं। अच्छा, इसमें आप वो भी चीज़ याद कर सकते हो, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि रबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में होती है, ठीक है, वीट ग्रो की जाती है। तो वीट को ग्रो करने के लिए ना काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल जाती है जब विंटर में विंटर वाले जो साइक्लोन हैं वो आते हैं, है ना, तो उससे बारिश होती है ना, तो इनको काफ़ी अच्छी बोनी हो जाती है ये वाले समय पे, क्योंकि शुरुआत में कूल क्लाइमेट चाहिए होता है और थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो विंटर में ऐसे बारिश नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से बारिश होती है, तो ये वही वाली चीज़ है। तो ये कहाँ से, ये जो साइक्लोन है कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी में जो है वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस शुरू होते हैं, फिर उसके बाद में जो है वो अलग अलग जगह पर बारिशें होती हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ऐसे कनेक्ट करके भी आप पढ़ सकते हो, मेरे को याद आया अभी देख के। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड, है ना। तो ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है ना, कि आज भी यूज करो, ऐसा नहीं कि आज मत यूज करो, आज भी यूज करो, लेकिन आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखो और उनके लिए भी कंजर्व करते चलो, है ना। इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। क्लियर है? समझ आया? ये तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं अपन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, इनमें से कौन से स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे है 9। कितने हैं? 9 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो अंडमान और निकोबार पे मिलते हैं। कितने हैं मैक्सिमम नंबर नेशनल पार्क? कितने हैं? 9 अंडमान और निकोबार आइलैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आंसर सही है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, व्हेन सम प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के अनुसार जब धरती के कुछ प्लेट्स एक दूसरे के पास में आती है तो क्या बनता है? कॉन्वर्जेंट बाउंड्री आती है, ठीक है। देखो, कॉन्वर्जेंट शब्द से हमेशा याद रखना, कॉन्वर्ज होना मतलब पास आना और डाइवर्ज होना मतलब दूर जाना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज ही बनेगी, डाइवर्जेंट तो बनती ही नहीं है। ट्रांसफॉर्म भी अलग बाउंड्रीज होती है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड इज, पूरे वर्ल्ड में कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। कई जगह पर आपको इंडिया भी लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आपको इंडिया नहीं टिक करना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अनुसार जो हमारा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसके अंदर हमारी जो नॉन फूड क्रॉप है, यानी कि नॉन फूड क्रॉप के अंदर जो कॉटन वाला पार्ट है हमारा फाइबर क्रॉप के अंदर, वहाँ पे बताया हुआ है कॉटन के अंदर कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, ठीक है, फर्स्ट बीइंग चाइना, ठीक है। तो चाइना सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद में इंडिया है ना। तो इसे गूगल पे मत ढूंढने चले जाना, जो हमको हाल फिलहाल किताब में लिखा है हमको वही टिक करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के पास में भी एनसीईआरटी है, बाकी सारे बच्चों के पास में भी एनसीईआरटी है और आपके पास में भी एनसीईआरटी है, तो बुक के हिसाब से अपने को अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो चाइना जो है वो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, ठीक। तो यहाँ पे सम अप होते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आया है, ठीक है। तो बताना मुझे कि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के अनुसार जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है तो वो कौन सी बाउंड्रीज फॉर्म करती है, और कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है ना, और है तो कितने हैं, ठीक है। नाम बताओगे पक्के से, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको रिवाइज करते हुए चलती हूँ, ये क्वेश्चन कमेंट में लिखने चाहिए, नहीं तो फिर मैं आगे के क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगी आपके लिए, है ना। अब आप मेहनत करें तो आपको भी करो यार थोड़ी बहुत, ठीक है। तो देखो, मैं फिर से कह दे रही हूँ, हो सकता है आपको इनमें से क्वेश्चंस ना बने हो, बहुत सारे बन गए हो, बहुत सारे को कुछ भी नहीं बने हो, तो चिंता नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए लेके आए थे आपके लिए, ठीक है। आपका कोई टेस्ट नहीं लिया यहाँ पे, प्रैक्टिस के लिए लेकर आए थे आपको। अभी अगर नहीं याद है तो उसको याद कर लो, है ना। अभी देख लिया है, पर दिक्कत जब होगी जब देखने के बाद में भी बाद में ना आए, है ना, बाद में आना चाहिए। आज देख लिया ना तो हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। इन 38 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन कोई आपसे पूछ लेता है तो फट से याद होना चाहिए, कोई एलिमिनेट नहीं करना, कोई तुक्का नहीं मारना, कुछ भी नहीं, फट से आंसर याद होना चाहिए,
ठीक है, कर लोगे इतना, है ना। अगर आप इसी तरीके से करें और मुझे कमेंट में अच्छे आंसर दिखे तो मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत सारे पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस लेके आऊंगी और कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इतना आपको फायदा होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं। शुरुआत से आखिरी तक हम हर एग्जाम में, हर चीज के लिए आपके साथ में बने रहते हैं। आधे में हाथ छोड़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लाइव अपडेट्स मिलना शुरू हो गए, तो चैनल ज्वाइन कर लेना, कम्युनिटी पोस्ट से लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो फॉलो आप कर ही लोगे, ढूंढ ही लेते हो प्रोफाइल तो क्या है ना। तो वहां पर भी फॉलो कर लेना मैग्नेट ब्रेन्स को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर जाओ, है ना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।